वेलकम एवरीवन। वेलकम अगेन इन आवर चैनल सीवीटी वर्ल्ड। और जैसा कि हमने अपने चैनल पे अभी फ्री मॉक करवाया था जो पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, इस वीडियो में हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, करीबन 200 प्लस स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया था, उनके मार्क्स हमारे पास आए हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला कि टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे लोगों ने बोला कि टेस्ट में उनके नंबर भी ठीक ठाक आए हैं। तो इस टेस्ट के ज़रिए आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा समझेंगे कि आपका प्रिपरेशन अभी कहाँ पे है, क्योंकि अभी 2 महीने बचे हुए हैं लगभग। तो अभी ही सही समय होता है आपको अपनी गलतियों को समझ के और उस पर काम करना, आपको अब से स्टार्ट कर देना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 10 अप्रैल से आ रहा है। तो उसके लिए आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको जाके जो एक गूगल फॉर्म है उसको भर देना है और एक नंबर आपको मिलेगा, उस पर आपको कॉल करके पता कर लेना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें 75 हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका यही होगा कि द बिलीफ इन द यूनिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अ नेशन। तो ये करेक्ट आंसर है, जिसने भी ये आंसर टिक किया होगा उसका सही हुआ होगा। उसके बाद है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो बाल गंगाधर तिलक साहब है। यहाँ पे कभी कभी लोग कंफ्यूज करते हैं और इन्हीं टाइप के कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि आपको अब क्या करना है कि जैसे निगेटिव मार्किंग आ गई है तो यहाँ पे आपको एकदम सटीक आंसर याद होना चाहिए कि कौन है कौन नहीं है। तो बाल गंगाधर तिलक इसके आंसर होंगे। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जहाँ पे 19th सेंचुरी में वेव ऑफ नेशनलिज्म नहीं आया था, तो वो ऑब्वियसली फ्रांस था, क्योंकि फ्रांस में उससे पहले ही आ चुका था। और 19th सेंचुरी में आपने जर्मनी, जापान और इन सब देशों में देखा होगा कि वहाँ पे नेशनलिज्म का वेव आया था। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आपने अगर ढंग से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि 30 ईयर वॉर हुआ था। तो 30 ईयर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आया और वहाँ से सोवरेनिटी मिली सारे देशों को वहाँ पे यूरोप में, और फिर धीरे धीरे नेशनलिज्म जो है सामने आया। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दिस वॉर्स और जो भी युद्ध हो रहे थे, डेट वाज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। क्योंकि फ्यूडलिज्म के कारण कोई एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ढंग का नहीं था, कोई यूनिफाइंग गवर्नमेंट नहीं थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए नेशनलिज्म आया था। तो इसका मेन रीज़न पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया उनका सही होगा। उसके बाद है कि व्हिच कंट्रीज नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज लेड बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन से कंट्री का, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका आंसर होगा इसका। पेरिस एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, व्हेन वाज पेरिस एग्रीमेंट साइन, 2015 में हुआ था। कितने देशों ने पेरिस एग्रीमेंट को रेक्टिफाई किया था, तो इसका करेक्ट आंसर 190 है। अब आप बोलोगे कि सर इतना आप स्पेसिफिक, ये सीयूईटी के पैटर्न पे ही है, सीयूईटी में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 190 इसका करेक्ट आंसर है। क्या गोल है पेरिस एग्रीमेंट का, वही कि 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमें प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन है कि एनडीसी व्हाट इज नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन अंडर पेरिस एग्रीमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा कि एक वॉलंटरी प्लेज है बाय कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कि हम ग्रीन हाउस गैस जो है उसको कम करेंगे। एक वॉलंटरी प्लेज है कि सब जो है वो अपने अपने तरीके से इसको कम करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड अंडर पेरिस एग्रीमेंट। ग्रीन क्लाइमेट फंड का क्या रोल है। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है यहाँ पे आपको पेरिस एग्रीमेंट ढंग से, क्योंकि जो जो आपका क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज के टॉपिक में आपको मेनली एग्रीमेंट ही करने हैं। कोयोटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, कॉप के जितने भी अलग अलग समय पे हुए हैं। तो इसका है कि टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड अडॉप्ट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये पेरिस जो एग्रीमेंट है उसका, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसका रोल है पेरिस एग्रीमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल जस्टिस। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी और लोकेशन। तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ग्लोबल जस्टिस को आपको समझना पड़ेगा। बाकी आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से। एलिमिनेशन इज द बेस्ट टूल, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन का मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हाट इज द गोल ऑफ ग्लोबल जस्टिस। ग्लोबल जस्टिस का क्या गोल है,
टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड हैव एक्सेस टू बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड रिसोर्सेज। ये इंश्योर करना कि जो व्यक्ति है या कोई कम्युनिटी है, समुदाय है, उसको हर प्रकार का अधिकार कम से कम इतना मिल रहा है जो जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी। तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ग्लोबल इनइक्वालिटी को क्लाइमेट चेंज से रिलेट करके आपको समझना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर है ग्लोबल इनइक्वालिटी जो है एक्सरवेट करता है क्लाइमेट चेंज को बाय डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड हिंडरिंग एफर्ट टू एड्रेस द इशू। क्योंकि ग्लोबल इनइक्वालिटी है और आपको पता है कि इनइक्वालिटी की वजह से कोई रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज करता है, कहीं कहीं रिसोर्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है। कोई कोई गाड़ी इतनी महंगी होती है जो पेट्रोल इतना ज़्यादा धूकती है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे सब्जेक्टिव एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद क्वेश्चन है रियलिस्ट स्कूल से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना होगा। और किसी स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर ये टेस्ट आसान था। अगर आपको लग रहा है कि टेस्ट आसान था तो फिर आप बहुत ऊपर हो, मतलब कि नहीं तो बस आप कहीं से देख के इसका आंसर लिख रहे हो और जस्ट फॉर सेइंग कि आप बोल दे रहे हो कि सर टेस्ट बहुत आसान था। क्योंकि जो CUET का पेपर मैंने डिस्कस किया है इसी चैनल पे, आपको CUET जो इससे पहले वाले साल में हुआ था वो उसका क्वेश्चन आप जाके देख लेना, तो फिर आपका क्वेश्चन और वो आसान लगेगा। फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपने आप को कभी कभी बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर हम कहीं से देख लेते हैं और फिर हम उस चीज़ को उस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड है और काफ़ी सब्जेक्टिव है, जहाँ पे आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है। जैसे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रियलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कौन सा वो स्कूल है। तो यहाँ पे आपको देखना है सारे ऑप्शंस को। इसमें ऑप्शन सी होगा कि इट व्यूज स्टेट एज द प्राइमरी एक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड एम्फेसिस द परस्यूट ऑफ पावर एंड सिक्योरिटी एज देयर मेन गोल। ये आपका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन कि रियलिस्ट स्कूल क्या समझता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सो आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एजम्पशन ऑफ रियलिज्म। तो इसमें डी ऑप्शन होगा, डिप्लोमेसी एंड निगोसिएशन एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। ये जो है सो की एजम्पशन नहीं है, बाकी के जो आंसर ऑप्शन है वो की एजम्पशन है रियलिज्म के। उसके बाद क्वेश्चन में है कि अकॉर्डिंग टू रियलिज्म व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन। मेन सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है, तो रियलिज्म मानता है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट और रिसोर्स स्कार्सिटी जो है वो मेन सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रियलिस्ट पॉलिसी। तो स्ट्रॉन्ग आर्मी का जो है वो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट पॉलिसीज, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रियलिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल कॉपरेशन। इंटरनेशनल कॉपरेशन को रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से कौन सबसे अच्छा इस्तेमाल करता है, तो इसमें ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ पावर होगा कि भाई हमें अपने अलायंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि कोई सामने वाला हम पे हमला ना कर पाए। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रोवाइड रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है। मैंने क्लास में भी बहुत बार बताया था, और अगर आपने पूरे शेड्यूल को अच्छे से याद कर रखा होगा तो ये क्वेश्चन इजी है उसके अगर। लेकिन यही है कि वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली याद होना चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए किस फॉर्म ऑफ इलेक्शन की बात करता है, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली फर्स्ट पास द पोस्ट भी दे सकता था, पर उसके अंदर में अभी यहाँ पे डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट इसका करेक्ट आंसर है। Which of the schedule of constitution given below deals with recognized language? Schedule 8। और आप बोलोगे कि सर ये इजी लैंग्वेज है। इस बार जो PhD का पेपर हुआ है हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस PhD का JNU का पेपर हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 8th शेड्यूल वाला। तो वो आपको चेक करते हैं कि आपको एकदम स्पेसिफिकली याद है या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रोवाइड द प्रोविजन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज गिवन इन। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं दिया है पॉलिटिकल पार्टी का, एंटी डिफेक्शन नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन नॉमिनेट, कौन से गवर्नर जो है एंग्लो इंडियन। एक्चुअली इसमें हुआ क्या कि ये क्वेश्चन जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नन ऑप्शन भी दे रखा है, तो नन भी इसका सही आंसर होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था पहले के में दिया हुआ था, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली राइट आंसर होगा। बट 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद से ये प्रोविजन ही डिलीट कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का नन आंसर अगर किसी ने लगाया है तो वो भी सही है, आपने अच्छे से पढ़ रखा था और
आपका नन सही हो जाएगा, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली वाला जो पार्ट है वो गलत हो जाएगा। मूविंग अहेड, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन, तो आर्टिकल 368 ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे नहीं आ सकता, तो हाउस ऑफ पीपल में आ सकता है, काउंसिल ऑफ स्टेट में आ सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं आ सकता। उसके बाद है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, 97 सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर किसके पैटर्न पे लिया गया है, तो ये कनाडा के पैटर्न पे लिया गया है। और कंकरेंट लिस्ट को हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एकदम से पता हो, पर इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ये 2 क्वेश्चन मिल गए यहाँ से, लेकिन बाकी भी जैसे इमरजेंसी प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है, कौन कौन सा प्रोविज़न हमने कहाँ कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये भी याद होना आपको उस समय में ज़रूरी है। मूविंग अहेड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन वाइड आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के द्वारा करते हैं प्रेसिडेंट साहब, आर्टिकल 280 जुबान पे होना चाहिए आपका। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 360 करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा फीचर नहीं है, डेमोक्रेटिक सेकुलर फेडरल है, प्रेसिडेंशियल नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे है। पॉइंट आउट द यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा यूनिटरी फीचर है, तो देखो सिंगल सिटीजनशिप है ना, क्योंकि अमेरिका में आप देखोगे तो वहाँ पे स्टेट का भी अपना सिटीजनशिप होता है और जो मतलब देश है उसका तो होता ही है। हमारे यहाँ सिर्फ देश का होता है, किसी स्टेट का सिटीजनशिप नहीं होता है, इसलिए यह एक यूनिटरी फीचर में आएगा। राइट टू प्रॉपर्टी कब डिलीट किया गया था, 44th से किया गया था, बहुत सारे ने 42nd मार दिया होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, नेट जेआरएफ के आप पेपर में देखो, नेट जेआरएफ के पेपर में जो पिछले बार पेपर हुआ था ये क्वेश्चन आया हुआ था, और बहुत सारे लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए है कि आपको कौन कौन से पार्ट को अच्छे से रिवाइज करके जाना है। During the proclamation of which emergency all money bills passed by the state legislature is to be reserved for the consideration of president, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय पे ऐसा होता है कि जो मनी बिल पास होती है स्टेट के द्वारा उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखा जाता है। हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली इसका आंसर प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद है कि हु कैन ऑर्डर द इंक्लूजन ऑफ एनी कास्ट इन शेड्यूल कास्ट लिस्ट, जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है उसमें किसके ऑर्डर से और जातियों को इंक्लूड किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही किया जा सकता है। कौन सा अमेंडमेंट था व्हिच मेड नेसेसरी ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था कि ये जो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका एडवाइस एकदम से मानना कंपलसरी हो गया था प्रेसिडेंट के लिए। Who among the following wrote the book सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी लिखी किताब है, तो ये जीन जैक रूसो की लिखी हुई किताब है, इसका राइट ऑप्शन ये है। एजर्सन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पोस्ट दैट इंडिविजुअल सरेंडर देयर नेचुरल राइट टू अ सोवरेन पावर इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन एंड ऑर्डर, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यही है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने नेचुरल राइट को सोवरेन को देते हैं ताकि उनका रक्षा हो सके। रीजन है इसका कि अकॉर्डिंग टू होप्स द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ स्टेट ऑफ नेचर वेयर लाइफ शुड बी सॉलिटरी पुअर नेस्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और स्टेटमेंट बी जस्टिफाई करता है स्टेटमेंट ए को, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात ही इसलिए की जाती है ताकि जो सोवरेन है वो हमें जो हमारा स्टेट ऑफ नेचर में बिहेवियर है उससे बचा के रखे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि which political theory advocates for abolition of private property and establishment of classless society, obviously मार्क्सिज्म इसका आंसर होगा। एजर्सन एंड रीजनिंग का टाइप है अगेन कि अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थ्योरी कैपिटलिज्म लीड्स टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्किंग क्लास बाय बुर्जुआजी, ऑब्वियसली सही थ्योरी है कि कैपिटलिज्म में जो बुर्जुआजी है, जो मिडिल क्लास है या जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो एक्सप्लॉइट करता है वर्किंग क्लास को। रीजन है कि मार्क्स बिलीव करते थे कि प्रोलिटेरिएट वुड इवेंचुअली राइज अप अगेंस्ट द बुर्जुआ एंड एस्टेब्लिश्ड सोशलिस्ट सोसाइटी। इसका स्टेटमेंट जो दोनों स्टेटमेंट है सही है और पहले को दूसरा सेटिस्फाई करता है, सो दिस इज दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग ऑन,
Which political theory emphasize individual freedom and limited government intervention in economic and social affair? तो लिबरलिज्म का वो मार्केट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट है उसको पावर मिले और स्टेट इंटरवेंशन कम से कम हो। एजर्सन एंड रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिकल लिबरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म, फ्री मार्केट एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सही स्टेटमेंट है ये भाई, क्लासिकल लिबरलिज्म का ये डेफिनेशन ही है। रीजनिंग यही है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लिबरल थ्योरी इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। दोनों स्टेटमेंट सही है और जो स्टेटमेंट आर है वो ए को जस्टिफाई करता है। उसके बाद है कि विच पॉलिटिकल थ्योरी एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, हायरार्की एंड अथॉरिटी। तो ऑब्वियसली कंजर्वेटिज्म होगा। रूढ़िवादी ट्रेडिशन जो परंपरा है, पदानुक्रम है, अधिकार है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन पे महत्व देता है, रूढ़िवाद की जो आइडियोलॉजी है। सो एजर्सन एंड रीजनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कि कंजर्वेटिज्म एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग ट्रेडिशन, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज़। और मतलब कंजर्वेटिज्म का यही मानना ही है कि हमें ट्रेडिशन को बचाना है, और क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव थ्योरी जो चेंज है वो ग्रेजुअल होना चाहिए, ऐसा कि कोई डिसरप्शन ना आ जाए सोशल ऑर्डर में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स पॉलिटिकल थ्योरी व्हिच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका आंसर यहाँ पे सारे नन ऑफ द अबव जो है उसका सही आंसर होगा, क्योंकि एक्चुअली टेस्ट में शायद एरिस्टोक्रेसी सही हो गई होगी, लेकिन इसका सही आंसर पॉलिटी है, तो इसमें नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। which political philosopher is known for the idea of invisible hand and self regulation? invisible and हाया यानी एडम स्मिथ, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। which political theory emphasize the importance of community and collective good over individual interest? तो सोशलिज्म की थ्योरी है जो कम्युनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है इंडिविजुअल के बनस्पत। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक व्हाट इज द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी? पॉलिटिकल अथॉरिटी का क्या बेसिस है? दैट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही पॉलिटिकल अथॉरिटी आई है। Which political philosopher is known for his idea of veil of ignorance? veil of ignorance और ओरिजिनल पोजीशन रटा हुआ होना चाहिए आपको कि जॉन रॉल्स जो है वो एसोसिएटेड है इस आइडिया से। Which political thinker is associated with the idea of general will और सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से तो आपको जॉन लॉक भी मिल जाएंगे, होब्स भी मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही जनरल विल आता है तो जीन जैक रूसो जो है वो इसके सही आंसर हो जाते हैं। Which political philosopher is known for his idea of right of man and concept of natural right? तो वो थॉमस पेन है जिन्होंने नेचुरल राइट और राइट ऑफ मैंस की बात की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको रट लेने हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। Which political thinker is associated with the idea of noble lie and concept of philosophering? तो ये इसका सही आंसर है प्लेटो। प्लेटो नोबेल लाई और जो फिलोसोफर्किंग है उसके आइडिया से जुड़े हुए हैं। which political philosopher is known for the idea of will to power and the concept of superman? तो सुपरमैन का कंसेप्ट नेत्से ने दिया था, फ्रेडरिक नेत्से। आपने अगर पोस्ट मॉडर्न थिंकर पढ़ा होगा तो उसमें जैसे डेरिडा है, फूको है, नेत्से हैं, इनके आइडिया जैसे डीकंस्ट्रक्शन का है वैसे ही एक आइडिया सुपरमैन का है, ये आपको एकदम से याद होना चाहिए। Which political thinker is associated with the idea of end of history? end of history यानी फ्रांसिस फुकुयामा, बार बार आपने ये पढ़ा होगा। Which political philosopher is known for the idea of dialectical process और historical materialism? तो historical materialism से कौन जुड़ा हुआ है? वो जुड़े हुए हैं कार्ल मार्क्स साहब। ठीक है, उसके बाद है कि which political thinker is associated with the idea of harm principle? तो harm principle से कौन जुड़े हुए हैं? जेस मिल साहब जुड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक अफेयर? इकोनॉमिक अफेयर में क्या रोल है स्टेट का? तो यही रोल है कि द स्टेट शुड रेगुलेट एंड कंट्रोल द इकोनॉमी टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो था वो आर्गुमेंट था कि जो स्टेट है वो इकोनॉमी को रेगुलेट करे ताकि जनहित में बातें कर पाए। आगे बढ़ते हैं। उसके क्वेश्चन है कि विच इंडियन पॉलिटिकल थिंकर इज नोन फॉर हिज एडवोकेसी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस एज अ मीन ऑफ पॉलिटिकल चेंज? गांधी इसका सही आंसर होगा ना। गांधी ऑब्वियसली क्वेश्चन है कि जो मतलब कि अहिंसा का कौन समर्थन करते हैं? अहिंसा। तो गांधी अहिंसा का समर्थन में उन्होंने पूरी की पूरी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट ही अहिंसा से जीती है। अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी? तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी तभी जाएगा जब आप कास्ट को एबॉलिश कर दोगे।
which Indian political thinker is known for his advocacy of separation of religion and politics? राजा राम मोहन रॉय। तो वो पहले हम कह सकते हैं मॉडर्न इंडियन थिंकर हैं, या इंडिया हम बार बार कहते हैं कि इज़ द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। तो ये हमेशा पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग करने की बात करते थे। अकॉर्डिंग टू सावरकर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हिंदुइज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स? तो सावरकर यही मानते थे कि हिंदुइज्म शुड बी वन ऑफ द मेनी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इंडियन पॉलिटिक्स, कि हिंदुइज्म जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स का एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंडियन पॉलिटिकल थिंकर इज नोन फॉर हिज एडवोकेसी ऑफ वीमेंस राइट एंड एजुकेशन? राजा राम मोहन राय, एक्चुअली गांधी भी होंगे, अंबेडकर भी होंगे, लेकिन राजा राम मोहन रॉय इज दी मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पाइस इन, जो मतलब गुप्तचर होते हैं उनका क्या रोल है? ऑब्वियसली टू गैदर इंटेलिजेंस एंड एनिमीज, जो हमारे शत्रु हैं उनके इंटेलिजेंस पे ध्यान रखना और पोटेंशियल जो थ्रेट है उनकी जानकारी को इकट्ठा करना, यही उनका सबसे मेन काम था गुप्तचरों का। अकॉर्डिंग टू गांधीज पॉलिटिकल थॉट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्वराज? स्वराज मतलब होता है सेल्फ रूल। पहले हम स्वशासन पे काम करने लगे और वो स्वराज को बहुत ही ब्रॉडली समझते हैं, इंडिविजुअल से लेके स्टेट पे लेके जाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका ये भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये अजर्सन रीजनिंग में भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर फीचर ऑफ गांधीज अप्रोच टू पॉलिटिक्स? तो गांधी का अप्रोच मेजर क्या था? ऑब्वियसली अहिंसा को और पीसफुल रेसिस्टेंस को प्रमोट करते थे वो, कि अहिंसा करो और जो रेसिस्टेंस हो, विरोध करो, वो शांतिपूर्वक करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की एस्पेक्ट ऑफ गांधीज इकोनॉमिक फिलोसफी? तो इकोनॉमिक फिलोसफी में उनका की एस्पेक्ट यही था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है, कि हम ऐसा भी उपयोग ना करें कि फ्यूचर के जनरेशन के लिए कोई चीज़ बचे ही ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर होता है और एग्जीक्यूटिव होता है, दोनों मिले हुए होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो एक ही बॉडी के अंदर में होते हैं। जैसा कि आप हमारे पार्लियामेंट में देखोगे कि पार्लियामेंट के अंदर में ही क्या है, एग्जीक्यूटिव है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। प्रेसिडेंशियल में जो है वो एक वाटर टाइट सेपरेशन होता है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, बट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका फीचर ही यही है कि एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, सो दिस इज वन सेकेंड, जस्ट फॉर अ सेकेंड। ओके, तो ये एक पार्लियामेंट्री हो गया। उसके बाद है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का फेडरल सिस्टम का क्या कॉमन फीचर है? तो उसका कॉमन फीचर है कि मल्टीपल लेवल पर गवर्नमेंट होनी चाहिए और सबके पास अपने अपना पावर और अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम? मैंने अभी आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है वही मेन डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। उसके बाद है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? यूनिटरी और फेडरल में क्या डिफरेंस है? तो जो डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है या डिवीजन ऑफ पावर है, कि कहीं पे जो स्टेट है और यानी या जो प्रोविंस है और यूनियन है, दोनों के पास बहुत पावर है, और कहीं पे सिर्फ यूनियन के पास पावर है, प्रोविंस के पास पावर नहीं है। तो यही डिफरेंस है यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन चैलेंज फेस्ड बाय बोथ ऑथोरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? तो कॉमन चैलेंज क्या होता है कि दोनों को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना के रखनी है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? में दोनों में डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो अलाउड होते हैं कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ ऑथोरिटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? क्या है? तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ऑब्वियसली सिंगल हैंड में जो ऑथोरिटेरियन सिस्टम है वहाँ पे आपको एक कॉमन फीचर मिलेगा कि एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार के पास में पावर्स होते हैं, बाकी लोगों के पास पावर नहीं होता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? क्या क्या डिफरेंस है डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव में? तो डायरेक्ट में द डिग्री टू हिच सिटीजन्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पे सिटीजन्स डायरेक्टली जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर रिप्रेजेंटेटिव होगी तो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डिसीजन लेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। So this is it and we have discussed 75 क्वेश्चन इन दिस वीडियो। 75 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है और कहीं से हमें ये नहीं लगता है कि ये आपका अप टू मार्क टेस्ट नहीं है। दिस इज़ वेरी अप टू मार्क टेस्ट, और अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो खुशी की बात है। जस्ट कीप योर प्रिपरेशन इन दैट लाइन,
जहाँ पे आप अभी तैयारी कर रहे हो। और अगर मान लो इस टेस्ट में आपको कम नंबर आ रहे हैं तो हताश होने की भी बात नहीं है। आपको अपने वीक पॉइंट पे ध्यान देना है कि कहाँ से मेरे क्वेश्चन कम हो रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, और फिर उस पॉइंट पे अभी से आपको 2 महीनों तक मेहनत करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड थैंक यू।